नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। वक्त हो चुका है पक्ष और विपक्ष का। मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। चलिए ज्योति, कनिका, खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर जो है वो कलकत्ता से है, पश्चिम बंगाल से। कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल आरजी केयर मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर की डेड बॉडी मिली थी। उससे हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला की आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। साथ ही उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, रिंग फिंगर और होठों पर भी चोटें हैं। कोलकाता पुलिस के अनुसार मामला सुसाइड का नहीं है, रेप के बाद हत्या हुई है। ट्रेनी डॉक्टर की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली है, तो उसका गला घोट के उसको मारा गया है, उसकी गर्दन को तोड़ा गया है। कोलकाता पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई, एसआईटी बनाई है। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर संजय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। कई छात्र संगठनों ने महिला चिकित्सक की मौत की जांच की मांग को लेकर रैली निकाली। विधायक अग्निमित्र पॉल सहित कई विपक्षी भाजपा नेताओं ने भी अस्पताल का दौरा किया और मजिस्ट्रेट से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। तो अब ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में यानी कोलकाता में ये निर्भया जैसा कांड हुआ है, जहां पर हत्या कर दी गई। रेप के बाद अब इस पर जांच जो है वो जारी है। हालांकि वहां की सीएम भी कह रही हैं कि भाई इसमें हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे, जल्द से जल्द सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे और परिवार से बात की है। लेकिन आखिर कैसे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है? अगर ट्रेनी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है? इस खबर को आपने जाना, अब पक्ष जानिए आप ज्योति से। तो चलिए अब खबर का पक्ष जान लेते हैं। कोलकाता पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अपराध शुक्रवार को सुबह 3 से 6 बजे के बीच हुआ था। महिला की गर्दन की हड्डी भी टूटी पाई गई। इससे प्रतीक होता है कि उसका पहले गला दबाया गया। मामले में एक्शन लेते हुए कोलकाता पुलिस ने जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है और इसमें उस विभाग के लोगों को भी शामिल किया गया है जिसमें महिला डॉक्टर कार्यरत थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माता पिता से फोन पर बात कर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं गुरुवार रात मेडिकल छात्रों के साथ ड्यूटी पर रहे 5 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है। स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीता गोयल ने शुक्रवार को अस्पताल का दौरा किया और मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। अस्पताल प्रबंधन ने इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है और इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रशिक्षण डॉक्टरों ने इमरजेंसी वार्ड को छोड़कर अन्य सभी विभागों में काम बंद कर दिया है और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। विधायक अग्निमित्र पॉल ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने नेता संतनु सेन ने कहा है कि हम इस पर पूरी घटना की जो है निष्पक्ष और पारदर्शी और गहन जांच चाहते हैं। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी कनिका। So as Leonard CP sir has told that we have started case under section 1031 and 64 BNS. Okay, so this is case of homicide as well as sexual assault, right? Our investigation is going in a very transparent manner, in a very right direction. So whatever further development will be there, we will let you know as much law permits. खबर का विपक्ष आपको बता दें, हत्या को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी को घेरा है। उन्होंने कहा कि लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि अस्पताल के अंदर उसके साथ बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई और सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रेनी जो 36 घंटे की ऑन कॉल ड्यूटी पर थे वह भी ममता बनर्जी की सरकार में सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली की कल्पना करें। इस घटना के लिए राज्य सरकार ने 11 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। अजीब बात है कि समिति के कुछ सदस्य प्रशिक्षु हैं और टीएमसी से जुड़े हुए हैं। इससे सच को छिपाने की साफ कोशिश हो रही है। साथ ही बीजेपी ने मांग की मामले को तुरंत सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए और परिवार को उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग के लिए दर दर भटकना नहीं चाहिए।
पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के सरकार के तहत न मां, न माटी, न मानुष सुरक्षित है। जिस प्रकार से एक शव बरामद हुआ है एक महिला जूनियर डॉक्टर का एक सरकारी अस्पताल में, वो भी सेमिनार हॉल में उनकी ड्यूटी के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उसमें पता चलता है कि उनके साथ बलात्कार और फिर उनकी हत्या की गई है। परिवार का भी यही कहना है, जो रिपोर्ट सामने आई है उससे भी यही प्रतीत होता है। परंतु सवाल ये पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और उधर अगर एक महिला डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली में उनकी क्या स्थिति होगी। तो देखिए, पश्चिम बंगाल से जो ये खबर है बेहद चिंताजनक है। कैसे एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरीके से उसकी हत्या भी कर दी जाती है, उसके साथ रेप भी कर दिया जाता है, और अब इसको लेकर आंदोलन जारी है। और जैसे कि हमने आपको कहा, शहजाद पूनावाला ने टीएमसी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि अस्पताल के अंदर उसके साथ जो बलात्कार किया गया, हत्या कर दी गई और सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है। हम भी कहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो जांच होनी चाहिए। एक डॉक्टर के साथ अगर ऐसा हो सकता है, सोचिए कितना उसका उज्जवल भविष्य हो सकता था अगर उस बहन को, उस बेटी को बचा लिया जाता। इस घटना के लिए राज्य सरकार ने 11 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। अब मुख्यमंत्री यहां पर एक्टिव मोड में नजर तो आ रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, हमने जांच करी है, हम उसको फांसी तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब इस पर भी राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने मांग की है कि मामले को तुरंत सीबीआई को सौंप दिया जाए, ये पुलिस के पास ना रहे, एसआईटी जो बनाई है उसके पास ना रहे। लेकिन कनिका, आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लड़की जो उसको पता नहीं हो, उसको नाइट शिफ्ट के दौरान उसके साथ ऐसा हो जाएगा, उसका बलात्कार किया तो किया, उसकी हत्या भी कर दी, उसकी गर्दन तक को तोड़ दिया गया, तो गला दबा के उसका जो है हत्या वो की गई होगी, किस तरीके के दरिंदे रहे होंगे। सोचिए एक अस्पताल के भीतर ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। लेकिन जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से उस महिला के साथ यहाँ पर उसका रेप किया जाता है, उसको कई जगह उस पर वार किए जाते हैं, उसको चोटिल कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आखिरकार किस तरीके से ये दरिंदों ने उसको मौत के घाट उतारा, उसकी हत्या की। हालांकि इस पूरे मामले पर शिवम, जैसा कि आपने भी बताया कि राजनीति फिलहाल शुरू हो गई है, लेकिन देखा जाए तो अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक तक इस पूरे मामले को लेकर के लेके जाएंगे। और देखना ये होगा कि आखिरकार इनको सजा क्या मिलती है, क्या अब इनसे पूछताछ आगे होती है और इस पूरे मामले में निकलकर क्या सामने आएगा। ज्योति, बिल्कुल, तो ये खबर एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी दुखद है, लेकिन जिस तरीके से अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस ऐसे संवेदनशील मामलों पे तो कम से कम राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से जो ममता सरकार है अब वो एक्टिव होती हुई यहाँ नज़र आ रही है, तो जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो दोषी है उनको सजा मिले और जो परिवार है उनको न्याय मिले। बिल्कुल, क्योंकि महिला के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। सोचिए हर जगह उस पर वार किया, पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, रिंग फिंगर और होठों पर भी चोटें हैं। तो किस तरीके से इन दरिंदों ने, इन वैशी दरिंदों ने जिस तरीके से उसको अपनी हवस का शिकार बनाया और उसकी हत्या कर दी। अब जल्द हम तो कहते हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को, कि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, एक छात्र के साथ ऐसा हो रहा है जिसका उज्जवल भविष्य हो सकता था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। पीएम सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। कन्नूर से मोदी सुबह 11:15 पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड गए। उन्होंने रास्ते में लैंडस्लाइड प्रभावित चुरलमाला, मुंडक्कई और पुंचिरीमट्टम गांव का हवाई सर्वेक्षण किया। मोदी ने वो जगह भी देखी जहां से 30 जुलाई की तबाही शुरू हुई थी। वो देखिए, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तबाही के ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त पीएम मोदी वहां पर मौजूद नजर आए। इसी जगह से आपको बताएं,
जो नदी शुरू होती है और मोदी का हेलीकॉप्टर वायनाड स्थित कलपेट्टा के एक स्कूल में उतरा, जहां से वे सड़क के रास्तों से लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में गए। मोदी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी प्रोग्राम है, जहां उन्हें हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी वायनाड गए हैं। तो ये देखिए, ये जो भयावह स्थिति वहां पर मौजूद हुई थी, जिस तरीके से वहां लैंडस्लाइड हुआ था, कितने ही लोग वहां पर मारे गए, कितने ही गांव वहां पर तबाह हो गए, गांव के गांव साफ हो गए, उस वायनाड में ये पीएम मोदी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब विपक्ष को शायद इससे कैसा लग रहा होगा रिएक्शन, वो भी देखने वाला जो है वो पूरा खबर होगी कि उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि जो विपक्ष है वो कहता है कि भाई अब इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान जो है वो टेक्निकली नहीं होता, लेकिन वो स्थिति के अनुसार वहां पर क्या फौरी राहत जो है वो दी जा सकती है, सरकार की तरफ से वो दी जाती है। लेकिन स्वयं अगर प्रधानमंत्री पहुंच जाएं एक लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के रूप में देखा जाता है। अब जनता के लिए थोड़ी उम्मीद और ज़्यादा जगती है कि पुनर्वास अगर किया जाएगा, उनको वापस वहाँ पर लोगों को घर उनके जो टूटे हैं उनको बनाने से लेकर उनके लिए राहत बचाव कार्य, तमाम कार्यों में अब तेज़ी आने की संभावना मुझे नज़र आती है। और ये अंदेशा जताया जाता है कि लोगों को राहत और ज़्यादा अब मिल सकती है, क्योंकि पीएम ग्राउंड पर आ चुके हैं। इस खबर को आपने जाना, पक्ष जानिए ज्योति से। तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने वायनाड दौरे को लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीएम के वायनाड जाने का फैसला अच्छा है। मुझे भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री लैंडस्लाइड से हुई तबाही खुद देखेंगे तो वह इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। राहुल संसद में वायनाड हादसे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर चुके हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री के वायनाड दौरे पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वायनाड में जो भूस्खलन हुआ, जिसमें 300 से अधिक लोग जो है वो मारे गए, उसे लेकर हमारी और राहुल गांधी की मांग थी कि इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड गए हुए हैं, जो कि अच्छा है, लेकिन अगर वे मणिपुर भी जाए तो अच्छा होगा। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी कनिका। स्थिति के बारे में बता रहे हैं। वायनाड में जो आपदा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 300 से भी अधिक लोग का देहांत हुआ है, मारे गए हैं, उसको लेकर हमारी मांग थी, राहुल जी की मांग थी कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और आज प्रधानमंत्री वायनाड गए हैं, अच्छा है वो गए हैं, वायनाड गए हैं। मणिपुर भी जाएंगे तो अच्छा होगा। डेढ़ साल से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर भी जाएं, सभी जगह जाएं, यूक्रेन जाएं, रूस जाएं, वायनाड जाना जरूरी है और मणिपुर में भी जाना जरूरी है। आज दार्जिलिंग का एक डेलीगेशन आया मुझसे मिलने और कहा 10 साल हो गए प्रधानमंत्री दार्जिलिंग ही नहीं आए। तो कई लोग, सब लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए हमारे। और एक जो नॉन बायोलॉजिकल है प्रधानमंत्री, सब लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। भूस्खलन से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इस समय प्रधानमंत्री उस स्थान पर हैं जहां पर ये पूरा जो आपदा आई थी वहां पहुंचे। खबर का विपक्ष आपको बता दें, वायनाड की लैंडस्लाइड पर सियासत अब छिड़ गई है। जहां एक तरफ विपक्ष इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पर तथ्य सामने रख दिए हैं और बताया है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल से ही प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। बीजेपी नेता अनिल एंटनी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि वह वायनाड की त्रासदी का राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल एंटनी ने कहा कि राहुल गांधी 20 वर्षों से सांसद हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के नियम और कानून को जाने बिना वायनाड आपदा का राजनीतिकरण कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा, साल 2013 में जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी जब विपक्ष ने एक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई थी, तो उस समय के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने कहा था कि प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
तो बिल्कुल कनिका, जिस तरीके से मैंने भी शुरुआत में कहा था कि वो कहते हैं कि भाई इसको नेशनल डिजास्टर जो है वो घोषित कर दीजिए, कि राष्ट्रीय आपदा के रूप में आप इसको घोषित कर दीजिए। वही है कि सियासत इस मुद्दे पर भी क्या आवश्यक है, क्योंकि अगर सोचो पीएम मोदी वायनाड नहीं जाते तो भी विपक्ष कहता कि क्या पीएम मोदी वायनाड गए हैं। अब देखिए, वायनाड का मुद्दा उठाते उठाते मणिपुर की बात कर देना, क्या ये जरूरी था? ठीक है, आप एक विपक्षी दल है, आपको सवाल उठाने का मौका है, लेकिन जो तथ्य दिए गए हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, जो दलीलें दी गई हैं कि भाई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया। आप वहां पर सदन में हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, आपको इन बारे में, इन सब चीजों के बारे में जानना। जैसा अनिल एंटनी ने कहा कि 20 वर्षों से सांसद हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के नियम और कानून को जाने बिना आप वायनाड आपदा का राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो हम भी ये कहेंगे कि इसमें पॉलिटिक्स करना, केवल और केवल राजनीतिकरण करना बिल्कुल भी सही नहीं। वायनाड में कितने ही लोगों ने अपनी जान खोई है, जान गंवाई है, और पीएम मोदी अब जब वहां पे चले गए हैं तो अब उसमें तेजी आएगी। ये जाहिर सी बात है। स्वयं प्रधानमंत्री किसी देश के अगर किसी स्थल का जाके निरीक्षण करते हैं तो वहां पर पूरा प्रशासन जो है वो एक्टिव हो जाता है, चाहे गवर्नर से लेकर वहां पर तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। पर अब जो है इस पर राजनीति, क्या लगता है राजनीति सही थी? कनिका, पहले आपसे, फिर ज्योति आप पे आएंगे। बिल्कुल, देखिए शिवम, हर एक मुद्दे पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा कि वायनाड में जो त्रासदी आई है, 4 गांव बह गए थे, जिसमें से 420 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा अभी भी और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि 152 से ज्यादा लोग अभी लापता वहां पर बताए जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे मामले पर राजनीति करनी चाहिए, और केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हवाई सर्वेक्षण करे, घटनास्थल पर वो पहुंचे और काफी ज्यादा गंभीर वो नजर आए। और पूरी उम्मीद हम भी करते हैं कि वायनाड में जो भी मदद केंद्र सरकार की ओर से होगी वो पहुंचाई जाएगी। चलो ज्योति, कुछ शॉर्ट कमेंट इस पर? बिल्कुल, तो जिस तरीके से आप दोनों ने ही अपनी राय रखी, और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने जिस तरीके से देखा कि 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई, और किस तरीके से फोन के लोकेशन के माध्यम से जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम थी वो रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से वहां पर लगातार कर रही थी। और अब इस पूरे मामले पे देखा जाए कि आज जो प्रधानमंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने जायजा लिया कि किस तरीके से वहां पर जो काम है, जो कार्य है वो चल रहे हैं। जिस तरीके से हमने कहा था कि हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया की। जी हां, आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दिल्ली आबकारी नीति मामले में 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी और उनके नेता काफी उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं। जो मनीष सिसोदिया की जमानत पर खुलकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से कल बाहर निकले मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरह ही दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, पूजा की। इसके साथ ही उन्होंने आप नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना और संजय सिंह के साथ राजघाट पहुंचकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में आम आदमी पार्टी मुख्यालय पहुंचकर मनीष सिसोदिया ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। खबर जानिए, पक्ष जानिए ज्योति से। तो चलिए खबर का पक्ष जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत हम पर कल भगवान की कृपा हुई। बाबा साहेब ने 75 साल पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था कि कभी इस देश में ऐसा होगा कि तानाशाही बढ़ जाएगी। तानाशाह सरकार जब एजेंसियों, कानूनों और जेलों का दुरुपयोग करेगी तो हमें कौन बचाएगा। बाबा साहेब ने लिखा था कि संविधान बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कुल तानाशाही को कुचला है। मैं उन वकीलों का भी शुक्रगुजार हूं जो ये लड़ाई लड़ रहे थे। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी कनिका। मनीष सिसोदिया की जमानत को उनकी पार्टी और उनके नेता ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं मानो जैसे सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त कर हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया हो। जिन मनीष सिसोदिया को आज हम आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी बताकर जश्न मना रही है, तो उनके आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है, जिस पर अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। तो
तो चलिए इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता, मेरे साथ ज्योति यादव, कनिका अरोड़ा, हम तीनों को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय जय हिंद। हिंद।